Good morning students. Now today's in our lecture we are going to discuss about losses in transformer. आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसफार्मर में हो रहे लॉसेस के बारे में सीखेंगे। तब जो लॉसेस होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन आप लेते हैं तो लॉसेस उसमें होता ही है। जितना आप इनपुट देते हैं उतना ही आउटपुट आपको कभी नहीं मिलेगा। तो लॉस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो लॉस कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर। जो लॉस होता है उसको अगर हम इनपुट में से आउटपुट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमें लॉस की मिलेगी। अब जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर जो है वो एक स्टैटिक डिवाइस है एंड उसकी वजह से जो मैकेनिकल लॉसेस होते हैं, तो मैकेनिकल लॉसेस में कौन कौन से आएंगे? एक विंडेज लॉसेस एंड फ्रिक्शन लॉसेस। ओके, विंडेज लॉसेस क्या होता है कि जो हवा लगती है रोटेटिंग पार्ट को, उसको बोलेंगे विंडेज लॉसेस। एंड फ्रिक्शन लॉसेस यानी अगर दो पार्ट रोटेट हो रहे हैं तो एक दूसरे के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। तो ये दोनों लॉस कंबाइन होके बनाते हैं मैकेनिकल लॉसेस। तब जो ट्रांसफार्मर है वो स्टैटिक डिवाइस है एंड स्टैटिक डिवाइस है, उसकी वजह से जो मैकेनिकल लॉसेस होंगे वो नहीं होंगे ट्रांसफार्मर में। ओके, तो ट्रांसफार्मर में सिर्फ इलेक्ट्रिकल लॉसेस ही होंगे एंड इसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन, नाउ इलेक्ट्रिकल लॉसेस। सो इलेक्ट्रिकल लॉसेस में टोटल 2 टाइप के लॉसेस होंगे। फर्स्ट वन होगा कोर लॉस और आयरन लॉस एंड सेकंड वन होगा कॉपर लॉस। अब जो कोर लॉस होता है उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन है एडी करंट लॉस एंड दूसरा है हिस्टेरिसिस लॉस। अब ये जो दोनों लॉस जो है वो ट्रांसफार्मर की कोर में हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसके पे डिपेंड करता है। तो उसकी वजह से ये जो लॉस है उसको हम कोर लॉस और आयरन लॉस भी बोल सकते हैं। अब जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो किसकी वजह से होता है? तो जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो जो मैग्नेटाइजेशन होता है उसके रिवर्सल की वजह से होता है। एन बिकम्स एस, एस बिकम्स एन। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है उसका जो रिवर्सल होता है ट्रांसफार्मर कोर के अंदर, उसकी वजह से हिस्टेरिसिस लॉस होता है। अब ये जो लॉस है किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम एंड ग्रेड ऑफ द आयरन, फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल्स एंड वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी को हम F से दिखाएंगे, फ्लक्स डेंसिटी को B से दिखाएंगे एंड जो वॉल्यूम है उसको हम V से दिखाएंगे। तो हिस्टेरिसिस लॉस का इक्वेशन होगा WH इज इक्वल टू ईटा B max रेज टू 1.6 FV। ओके, जहाँ पे जो ईटा है वो स्टेनमेट्स हिस्टेरिसिस कांस्टेंट है, जो V है वो है वॉल्यूम ऑफ द कोर इन मीटर क्यूब। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है एडी करंट लॉस इन ट्रांसफार्मर। तो अब एडी करंट क्या होता है और वो कैसे ट्रांसफार्मर के अंदर वो लॉस होता है। सो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर को एसी करंट सप्लाई देते हैं। ओके, अब जब एसी करंट सप्लाई देते हैं तो उसकी वजह से जो प्राइमरी होती है जिसमें हम सप्लाई देते हैं उसकी वजह से ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अब ये जो फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक होता है एंड उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ओके, इतना तो हम अपने को पता है। बट जो थोड़ा फ्लक्स होता है वो जो कंडक्टिंग पार्ट्स होता है ट्रांसफार्मर का, लाइक स्टील कोर है और आयरन बॉडी होती है ट्रांसफार्मर की, उसके साथ भी लिंक होता है। तो उसकी वजह से भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है कोर के अंदर और कंडक्टिंग पार्ट्स के अंदर। तो उसकी वजह से एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है और उसकी ये जो करंट जो होगा उसको हम बोलेंगे एडी करंट। अब ये जो एडी करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से हीटिंग होती है। पर्टिकुलर जो कंडक्टिंग पार्ट होता है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है एंड ये जो लॉस होगा उसको हम बोलेंगे एडी करंट लॉस। ओके, तो ये जो है उसको हम बोलेंगे एडी करंट लॉस एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सेकंड जो लॉस है वो है कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर।
तो ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस क्यों होता है? तो ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग्स होते हैं उसको हम बनाने के लिए कॉपर मटेरियल यूज़ करते हैं। तो जो कोई भी मटेरियल जो भी अपन यूज़ करते हैं उसका खुद का ओहमिक रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो ओहमिक रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होता है। अब हमने देखा कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी होगी उसके अंदर करंट I1 होगा और उसका रेजिस्टेंस होगा R1, एंड सेकेंडरी जो होगी उसके अंदर करंट होगा वो I2 होगा एंड जो रजिस्टर होगा वो R2 होगा। ओके, तो यहाँ पे जो कॉपर लॉस, अगर प्राइमरी वाइंडिंग के लिए हम कॉपर लॉस का इक्वेशन बनाते हैं तो वो होगा I1 स्क्वायर R1 एंड सेम फॉर द सेकेंडरी वाइंडिंग I2 स्क्वायर R2। अब जो I1 एंड I2 है वो है करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रिस्पेक्टिवली, जबकि R1 एंड R2 है रेजिस्टेंसेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रिस्पेक्टिवली। अब इक्वेशन पर से ही हम देख सकते हैं कि जो कॉपर लॉस होता है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी कि करंट के स्क्वायर के हिसाब से होता है। ओके, और जो करंट होता है वो लोड पे डिपेंड करता है, यानी कि कॉपर लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर का वो लोड पे डिपेंड होता है। अगर लोड बढ़ता है तो कॉपर लॉस बढ़ता है, लोड कम होता है तो कॉपर लॉस कम होता है, यानी कि कॉपर लॉस होता है वो लोड के हिसाब से चेंज होता है। नेक्स्ट वन, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर की जब भी हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करती है, हम इलेक्ट्रिकल मशीन में कोई भी मशीन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होती है तो एक बेसिक इक्वेशन यूज़ करते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, जो आउटपुट होता है उसको इनपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमें एफिशिएंसी मिलेगी। बट यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है इट इज़ अ वेरी हाईली एफिशिएंट मशीन। क्यों? क्योंकि उसके पास रोटेटिंग पार्ट्स नहीं होते एंड उसकी वजह से जो उसके मैकेनिकल लॉसेस होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलती है। तो इसकी वजह से ये जो प्रैक्टिकली हम ट्रांसफार्मर के लिए ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हम दूसरा इक्वेशन जो है वो यूज़ करने से करेंगे। सो वी विल डिराइव दैट इक्वेशन। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट। ओके, आउटपुट की जगह पे अपन क्या लिखेंगे कि इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट, so it will give you the equation for the efficiency. So now if you simplify this equation then you will get a equation for efficiency is equal to 1 minus losses divided by input. Okay, now हम लोग ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी को फाइंड आउट, हम कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं उसके लिए हम लोग कंडीशंस डिराइव करेंगे। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि कौन सी कंडीशन पे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो लेट अस डिराइव दिस इक्वेशन। सो ट्रांसफार्मर के लिए कॉपर लॉस का इक्वेशन है, हम कंसिडर करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग ओनली। ओके, अगर आप सेकेंडरी वाइंडिंग भी कंसिडर करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट यहाँ पे हम प्राइमरी वाइंडिंग यूज़ करेंगे और जो भी पैरामीटर्स हैं वो सब प्राइमरी वाइंडिंग के ही यूज़ करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। कॉपर लॉस इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1। ओके, हमने देखा कि कॉपर लॉस का इक्वेशन क्या होता है I स्क्वायर R। तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग कंसिडर कर रहे हैं तो उसकी वजह से कॉपर लॉस का इक्वेशन क्या आएगा I1 स्क्वायर R1। अब जो आयरन लॉस होता है उसको हम लेंगे WI। ओके, अब एफिशिएंसी, तो ट्रांसफार्मर के लिए हमने एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या देखा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट। ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस लॉसेस की जगह पे क्या आएगा आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। आयरन लॉस जो है वो है WI, जबकि कॉपर लॉस कौन सा है I1 स्क्वायर R1 डिवाइडेड बाय इनपुट। तो इनपुट कितना आएगा, सो P इज इक्वल टू VI cos phi। इनपुट पावर का ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम प्राइमरी कंसिडर कर रहे हैं, तो प्राइमरी में कौन सा आएगा इनपुट V1 I1 cos phi। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे 1 माइनस I1 स्क्वायर R1 डिवाइडेड बाय V1 cos phi 1।
ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक जो I1 होगा इट विल गेट कैंसल आउट, सो ऊपर रहेगा I1 R1 एंड नीचे हमें मिलेगा V1 cos phi 1, ओके, माइनस WI डिवाइडेड बाय V1 I1 cos phi। तो ये हुआ हमारी एफिशिएंसी का इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए जो एफिशिएंसी का जो इक्वेशन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू I1। ओके, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग अबोव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू I1, तो डी एफिशिएंसी बाय DI1 इज इक्वल टू, तो इस पैरामीटर में जो 1 है वो कांस्टेंट है, तो 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो 1 की जगह पे आ जाएगा 0। अब जो दूसरा इक्वेशन जो है उसमें देखिए यहाँ पे है I1 R1 V1 cos phi 1, तो अगर आप I1 को लेंगे, R1 जो है वो कांस्टेंट है एंड जो V1 cos phi 1 है वो कांस्टेंट है, तो अब जाके I1 का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें उसका डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा, कांस्टेंट विल बी एज इट इज़, यानी कि R1 डिवाइडेड बाय V1 cos phi 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमें दूसरा मिलेगा। एंड थर्ड वन जो है वो है WI डिवाइडेड बाय V1 I1 cos phi 1। अगर इसका हम I1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो WI कांस्टेंट है, सो इट विल बी एज इट इज़, एंड नीचे V1 cos phi 1, जो डिनोमिनेटर में जो V1 cos phi 1 है वो भी कांस्टेंट है, तो वो भी एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा 1 बाय I1 का, तो 1 बाय I1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा -1 बाय I1 स्क्वायर। ओके, सो पुट दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन, so you will get 0 minus R1 V1 cos phi 1 plus WI V1 I1 square cos phi 1. Okay, now efficiency will be maximum at D efficiency by DI1 is equal to 0। तो हमने जो ये दो पैरामीटर लिए थे यहाँ पे, ये जो पैरामीटर है इसको हम कितना कर देंगे 0, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे, सो R1 V1 cos phi 1 इज इक्वल टू WI डिवाइडेड बाय V1 I1 स्क्वायर cos phi 1। ओके, तो अब यहाँ पे जो R1 है, ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमको मिलेगा आयरन लॉस मिस WI इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1। ओके, बट यहाँ पे WI जो है वो आयरन लॉस है और I1 स्क्वायर R1 क्या है, कॉपर लॉस, यानी कि जब आयरन लॉस की वैल्यू कॉपर लॉस की जितनी होगी तब जाके मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, यानी कि दिस इज़ द कंडीशन फॉर बिकम मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके, कि आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। थैंक यू।